बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो आए तो उससे भरपूर मोहब्बत करो, फिर मौका पाते ही उसके दिमाग को कमज़ोर बना दो। उसके बाद ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे इस बात पर माइल करो कि वो तुम्हारे साथ ऐश करने के लिए तुम्हें इसराइल से बाहर ले जाए। अल्पा ने वादा किया कि वो यही करेगी। लेम्बोडा ने पूछा, एडगर स्लोमन की जगह किस शख्स को गोल्डन ब्रेन का ओहदा दिया गया है? रॉजर मॉस के दामाद कार्मन ने यह ओहदा संभाला है। क्या कार्मन से तुम्हारा राबता रहता है? अल्पा ने इस बार मेरी हिदायत के मुताबिक कहा। उसने राबता नहीं किया है। वो बहुत मोहतात और रिजर्व रहने वाला शख्स है। मैंने उसे फांसना चाहा, लेकिन उसने मुझे नज़रअंदाज करके मेरी इंसल्ट कर दी है। मैं तुम्हारी तौहीन का बदला कार्मन से लूँगा। ये बात जवाब तलब नहीं थी, इसलिए वो खामोश रही। लेम्बोडा ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग को हुक्म देता हूँ कि वो मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा, बाकी दूसरी सोच की लहरों के लिए बदस्तूर हसास रहेगा। अल्पा के खाबीदा दिमाग ने उसे कबूल किया, लेकिन इस तनवीमी अमल की बुनियाद मजबूत नहीं थी। वो मेरी भी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं दिमाग के तहखाने में पहुँचते रहने से पहले ही अपना रास्ता बना चुका था। लेम्बोडा ने उसे 3 घंटे तक तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया, फिर वहाँ से चला गया। मैं भी अपनी जगह शहर पेशावर के होटल अमीन में हाजिर हो गया। इस शहर में पिछले कई दिनों से मेरे लिए ख़ास मसरूफियत नहीं रही थी। मैंने आईजी और दूसरे ज़िम्मेदार अफसरान से राबता किया था। वो मुतमईन थे और खुश होकर कहते थे, फरहाद साहब, जब से आप आए हैं तब से गैर मुल्की एजेंट और बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले मुजरिम गोशा नशीन हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। जुराइम का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। मुजरिम गोशा नशीन नहीं होते, मोहतात हो जाते हैं, हमारी और आपकी नज़रों में नहीं आते। वैसे मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जनाब, आपने हमें खिदमत का मौका नहीं दिया और जाना चाहते हैं। आप इसी शहर में हैं, लेकिन हम आपके दीदार से महरूम हैं। मैंने बात बनाई, मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। जब कहता हूँ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मेरी जगह मेरा आलायकार मौजूद होता है। मेरी रुखसती का मतलब ये है कि मेरा आलायकार अरसलान रुखसत हो रहा है। वो मायूस हो गए। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं मोहब्बत करने वाले मेज़बानों से झूठ बोल रहा था। अपने तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए ये झूठ ज़रूरी था। वो मेरे मसाइल नहीं समझते थे। ये भी नहीं जानते थे कि एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला ख़ुद को फरहाद अली तैमूर कह रहा है और मुझे शहर में बेनकाब करके कत्ल कर देना चाहता है। उस फरेबी फरहाद से निमटने के लिए मैं अल्पा को आलायकार बना चुका था। लेम्बोडा अपने चहीते ख्याल ख्वानी करने वाले थर्मॉल को मुझसे छुपाता फिर रहा था। ये अंदेशा हो गया था कि मैं किसी वक्त भी थर्मॉल की शारक तक पहुंच सकता हूं। उसे छुपाने के लिए लेम्बोडा ने उसे अपनी तरह से आफाम नीग्रो बनाया था। वॉशिंगटन में किंगस्टन स्ट्रीट का एक बंगला रहने को दिया था। उसकी बेटी कैनोवाना और थर्मॉल एक दूसरे को चाहते थे। आइंदा वो लेम्बोडा का दामाद बन सकता था। बेटी की मोहब्बत को सलामत रखने के लिए वो मेरे खिलाफ खुफिया इक़दामात कर रहा होगा। अभी उसकी अदावतों का मुझे इल्म नहीं था। यही सब कुछ अल्पा के ज़रिए मुझे मालूम हो सकता था। 3 घंटे बाद मैंने सोचा, वो तनवीमी नींद से बेदार हो गई होगी। उधर से गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले उसके पास आया होगा। इधर से लेम्बोडा उसके दिमाग में पहुंचा होगा। इस महफिल में मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन मैं ना जा सका। लैला ने आकर कहा, हम सानी के मामले में धोखा खा गए हैं। कैसा धोखा? आपने उसके ख्यालात पढ़े थे। सानी की सोच ने बताया था कि 15 दिन बाद उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा जाएगा, लेकिन वो इस मशीन से गुजर चुकी है। क्या तुम उसके पास गई थीं? हाँ, उसने सांस रोक ली थी। फिर दूसरी बार गई तो उसने कोड वर्ड्स दरियाफ्त किए। इसका मतलब यही हो सकता है कि उसके और लेम्बोडा के दरमियान कोड वर्ड्स मुकर्रर हो गए हैं और अब हमारी सोच की लहरें उसके लिए पराई हो गई हैं। हम पराए हो गए हैं। क्या सलमान और सुल्ताना को मालूम है? सलमान सदमे से चूर है। जवान बेटी दुश्मनों में चली गई है। वो और सुल्ताना एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं। मैंने सलमान के पास आकर पूछा, सानी के मामले में गफलत कैसे हुई? वो बोला, ये सामने सुल्ताना है, इसी से पूछें। मैं तो सानी के दिमाग में आता जाता रहता था। सुल्ताना ने इस मामले में कोताही की है। वो बोली, आप खामखा मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने कोताही नहीं की, वो मेरी मजबूरी थी। फिर वो मुझे मुखातिब करते हुए बोली, मैं मानती हूँ ड्यूटी के तौर पर उस वक्त मुझे सानी के पास रहना चाहिए था, लेकिन मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। सलमान घर में नहीं थे। मैंने दिमागी राबता करना चाहा तो तवानाई की कमी के बायस ख्याल ख्वानी न कर सकी। फ़ोन करके लेडी डॉक्टर को कॉल किया।
डॉक्टर ने आकर मुआयना किया, दवाएं दी, फिर चली गई। मैंने दवाएं इस्तेमाल की, थोड़ा सा आराम आया मगर तवानाई बहाल नहीं हुई। मैंने पूछा, आखिर तुम्हें हुआ क्या था? लैला ने कहा, वो क्या बताएगी, आपको समझना चाहिए, वो माँ बनने वाली है। सलमान ने कहा, मोहतरमा ने एक औलाद पैदा करने से पहले दूसरी औलाद को गंवा दिया है। वो रोते हुए बोली, अपना कसूर भी बताएं। दोपहर के 3 बजे गए थे, रात के 12 बजे वापस आए थे। इधर सानी को मशीन से गुजारने के लिए दुश्मनों को 9 घंटे मिल गए। मैंने कहा, अब एक दूसरे को इल्ज़ाम देने से और रोने से क्या हासिल होगा? मैं अपने नसीबों पर रो रही हूँ। दुनिया की तमाम औरतें जब पहली बार माँ बनने वाली होती हैं तो उनके शौहर खुश होते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मुझे शौहर की नफ़रत मिल रही है। मैं नफ़रत नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत खुशी का मौका है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन एक बाप का अलमिया देखो और बताओ कि मैं सानी के लिए मातम करूँ या होने वाली औलाद के लिए खुशियाँ मनाऊँ। लैला ने कहा, सुल्ताना, अपने शौहर के जज्बात और सदमात को समझो। तुम्हारे माँ बनने की खुशी मुझे कितनी है मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन ये कोई खुशी बयान करने और तुम्हें मुबारकबाद देने का मौका नहीं। मैंने कहा, सलमान, मैं जा रहा हूँ। फ़िलहाल सानी की वापसी के लिए उसके दिमाग में जाने की नाकाम कोशिश ना करना, वरना लैम्बोडा को शुबा होगा कि कुछ ख्याल ख्वानी करने वाले सानी को पहले से जानते हैं और अब उसके टेलीपैथी सीखने के बाद उसे वापस हासिल करना चाहते हैं। मैं दोनों मियाँ बीवी को समझा कर चला आया। हमने सोनिया सानी को कुछ अरसे के लिए सिल्वाना बनाया था। वो अपनी सोनिया सानी वाली हकीकत को भूली हुई थी। ये इरादा था कि ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजरने का वक्त आएगा तो हम राजदारी से फिर उस पर अमल करेंगे और उसके दिमाग से सिल्वाना की शख्सियत को मिटा देंगे। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो सिल्वाना की हैसियत से ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजरने के बाद मुस्तकिल तौर पर सिल्वाना बन गई थी। उसके अंदर छुपी हुई सोनिया सानी की शख्सियत मिट चुकी थी। अब वो हमें पहचान नहीं सकती थी, हमारी सोच की लहरों को कबूल नहीं कर सकती थी। फिर भी उम्मीद थी कि वो जोजो की तरह कभी ना कभी हमारे पास आएगी, लेकिन परेशानी ये थी कि वो जॉन लैम्बोडा का ज़बरदस्त मोहरा बन गई थी। मैं अल्पा के पास आया, वहाँ मेजर यार्डले मौजूद था, जॉन लैम्बोडा नहीं था। सानी ने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था। इस सिलसिले में वो सानी के साथ किसी मामले में मसरूफ़ होगा। आज उसे ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी। सानी और अल्पा 2 टेलीपैथी जानने वालियों का इजाफा उसकी टीम में हो गया था। मेजर यार्डले अल्पा के बंगले में आया तो उसने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मेरे मेजर हो? तुमने मेरा मेजर कहकर दिल खुश कर दिया। मैं कोड वर्ड्स अदा करता हूं। हो सकता है तुमने किसी चालाकी से मेरे मेजर के कोड वर्ड्स मालूम किए हों। तुम शुबा करने में हक बजानिब हो। फिर बताओ, यकीन कैसे आएगा? मैंने तुम्हें घर में आने दिया है, तुम मुझे अपने दिमाग में आने दो। मैं तुम्हारी बाहों में कैद होने आया हूँ। दिल दिया है तो दिमाग भी दे रहा हूँ, आ जाओ। वो सोफे पर बैठ गया। उसने ख्यालात पढ़े, फिर उसके पास आकर बैठते हुए बोली, मुझे इत्मीनान हो गया है। वो मुस्कुराकर बोला, सर से पांव तक ये भी देख लो कि कोई जिस्मानी ऐब तो नहीं है। कुर्बानी के बकरे को अच्छी तरह टटोल लेना चाहिए। वो हंसने लगी, जबकि वो अपनी दानिश्त में कुर्बानी के लिए नहीं, अय्याशी के लिए आया था। ये अल्पा जानती थी कि वो कुर्बानी का बकरा है। उसने पूछा, चाय, कॉफ़ी या ठंडा जूस? तुम्हारी कुर्बत की गर्मी काफ़ी है, ठंडा पिला दो। वो उठकर जाने लगी। मेजर ने पूछा, तुम जहमत करोगी? गवर्नेंस कहाँ है? मैंने मुलाजमा और मुलाजमों को छुट्टी कर दी है। क्या तुम पसंद करते हो कि कोई यहाँ एक गोल्डन ब्रेन की सूरत देख ले? तुमने अक्लमंदी दिखाई है। मैं भी नादान नहीं हूँ, हुलिया बदल कर आया हूँ। ये मेरा असली चेहरा नहीं। फिर तो ये अच्छा हुआ कि मैंने अभी तक तुम्हारी खूबरूई और नौजवानी की तारीफ नहीं की। तारीफ कर लेती तो वो तुम्हारी तो ना होती। वो हंसते हुए बोला, मैं असली चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन बेडरूम में। वो एक अदा से मुस्कुराती हुई किचन में आई, जूस तैयार करते हुए सोचने लगी। बेडरूम में सबकी ही असलियत सामने आ जाती है। औरत को बंद कमरे में देखकर शरीफों के अंदर की बदमाशी बाहर आ जाती है। आहनी पर्दों के पीछे छुपने वाला गोल्डन ब्रेन भी बेनकाब होने चला आया है। वाह, कुदरत ने हमें क्या खूब बनाया है। वो जूस लेकर आई, उसके पास बैठकर बोली, ये जूस बड़ी मोहब्बत से बना कर लाई हूँ। वो ग्लास हाथ में लेकर बोला, हम गोल्डन ब्रेन बहुत मोहतात रहते हैं। मैं एहतियातन ये कह रहा हूँ, पहले तुम आधा ग्लास पियो, बाकी मैं पी लूँगा। तुम मेरे घर आए हो, मेरी बाहों में रहोगे और मुझ पर शुबा कर रहे हो। मैं शुबा तुम पर नहीं, दुश्मनों पर कर रहा हूँ। कोई भी तुम्हारे जरिए कोई सी भी चाल चल सकता है। वाकई तुम मोहतात गोल्डन ब्रेन हो, लेकिन मेरा ये मकान भी मजबूत किला है। कोई दुश्मन यहाँ आकर अपनी चाल नहीं चल सकता। ज्यादा ना बोलो, इसे पीकर साबित करो।
अल्पा ने उसे देखा, फिर जूस पर नज़र डाली, फिर ग्लास को होंठों से लगा लिया। मेजर उसे गौर से देख रहा था। वो एक एक घूंट पी रही थी। 4 घूंट के बाद मेजर ने उसका हाथ थाम कर कहा, थैंक यू, तुमने साबित कर दिया है। ये आजमाइश भी थी और ख्वाहिश भी कि तुम्हारे लबों की मिठास इसमें मिलाकर पीऊं। वो मुस्कुरा कर बोली, और मेरी ख्वाहिश ये है कि जूस को मुंह लगाने से पहले मुझे मुंह लगाकर देखो और मेरे लबों की मिठास की गवाही दो। वो इस रोमानवी पेशकश पर खुशी से घूम गया, झूम कर उस पर झुका। उधर अल्पा की एक उंगली ग्लास के अंदर झुकी और जूस में डूब गई। जब वो डूब कर उभरा तो अल्पा ने उसके हाथ में ग्लास थमा दिया। इसे हिंदी जुबान में तरिया चलत्तर कहते हैं, यानी औरत का मकरो फरेब। वो कुछ देने से पहले बहुत कुछ लेने का सामान कर लेती है। उसने बड़े बड़े ताजदारों के सरों से ताज गिरा दिए। ये गोल्डन ब्रेन क्या चीज़ था। आजकल की हसीनाएं ऐसे ही मकसद के लिए नाखून बढ़ाती हैं। ये नाखून मखरूती उंगलियों के हुस्न में इजाफा करते हैं और ये नाखून अगले का मुंह नोचने या दामन फाड़ने के काम आते हैं। अल्पा ने एक उंगली के नाखून में आसाबी कमजोरी की दवा ठोस रखी थी, जो जूस में हल हो गई। वो उसके पहलू से उठ गई। उसने ग्लास खाली करते हुए कहा, पहले गर्म किया, फिर ठंडा पिलाया, अब कहाँ चलें? वो दूर होकर बोली, ये देखने के लिए कि प्यासा वहाँ से यहाँ कैसे आता है। वो हंसते हुए उठा, फिर बैठ गया। हंसी हलक में अटक गई। कांपते हुए हाथ में ग्लास पकड़ा नहीं जा रहा था। उसने सेंटर टेबल पर हाथ बढ़ाकर उसे रखा, फिर उस मेज़ का सहारा लेकर खड़ा हो गया। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वो घूर कर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। जिसे देख रहा था वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम? वो उसकी तरफ उंगली बढ़ाकर बोला, अल्पा तुम गद्दारी? वो बोलते बोलते हाँफने लगा। उसने समझ लिया कि अगले चंद लम्हात में और ज़्यादा कमज़ोरी बढ़ेगी। इससे पहले ही बचाव की तदबीर करे। वो सेंटर टेबल पर झुककर टेबल का सहारा लेकर टेलीफोन के पास आया, फिर रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। हाथ इधर उधर जा रहा था, लेकिन उंगलियां रिसीवर को पकड़ नहीं पा रही थीं। अल्पा उसके अंदर बैठी हाथ को रिसीवर के आसपास भटका रही थी। वो थरथराते हुए बोला, तुम्हें कौम यहूद और अर्ज़े इसराइल की कसम है, तबाही की तरफ ना जाओ, मुझे संभाल लो। आओ मैं संभालती हूँ, उठो। अल्पा मेजर पर तनवीमी अमल करना चाहती थी। मैंने उसकी सोच में कहा, लैम्बोर्डा अभी तक नहीं आया, मुझे उसके पास जाकर यह खुशखबरी सुनानी चाहिए कि मैंने मेजर यार्डले को काबू कर लिया है। उसने मेरी सोच के मुताबिक ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर लैम्बोर्डा के पास पहुंचकर बोली, मैं हूँ अल्पा। हाँ, मुझे अभी आना चाहिए था, मैं दूसरे मामले में मसरूफ़ हो गया हूँ। उस गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले का क्या बना? बकरा कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। उसने ख्याल ख्वानी के ज़रिए इतनी तवानाई पैदा की कि वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ, डगमगाता हुआ एक बेडरूम में आया, फिर बिस्तर पर चारों शाने चित हो गया। वो उसी बिस्तर तक पहुंचने और फाते बनने के लिए यहाँ आया था, जबकि बिस्तर किसी का नहीं होता, ना मर्द का ना औरत का। यहाँ जो चित हो जाए वही मगलूब और मातूब होता है। अल्पा ने उसे गहरी नींद सुला दिया। मैं जॉन लैम्बोर्डा का मुंतज़र था। वो अभी तक अल्पा के पास नहीं आया था। मुतमईन हो गया था कि ये पूरी तरह शिकंजे में है। अब ना तो नाफरमानी करेगी और ना ही इसे कोई छीन कर ले जा सकेगा। और मैं ये जानना चाहता था कि लैम्बोर्डा सोनिया सानी को किन मामलात में मसरूफ़ रखने वाला है और उसने बीजी थर्मोल को कहाँ छुपाया हुआ है। वो मेजर के मुतल्लिक बताने लगी। लैम्बोर्डा किसी को अपने दिमाग में आने और देर तक बातें करने की इजाज़त नहीं देता था। अल्पा के मुतल्लिक इत्मीनान था कि वो उसकी मामूला और ताबेदार है। अपने आमिल की इजाज़त के बगैर उसके चोर ख्यालात नहीं पड़ेगी। उसके फरिश्तों को भी मेरे तरीक़ाकार का इल्म नहीं था। वो कभी यकीन ही नहीं कर सकता था कि जब तक अल्पा उसके दिमाग में बोल रही है तब तक मैं उसके अहम ख्यालात पढ़ता जा रहा हूँ। अपनी मामूला की मौजूदगी के बायस उसे मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं हो सकता था। उसके चोर ख्यालात से मैंने सबसे पहले उसकी रिहाइश गाह का पता मालूम किया, फिर वो जगह मालूम की जहाँ ट्रांसफार्मर मशीन छुपा कर रखी गई थी। लैम्बोर्डा और सुपर मास्टर होली मैन आपस में गहरे दोस्त भी थे। मैंने उसके ज़रिए सुपर मास्टर की रिहाइश गाह का भी पता मालूम किया। फिर ये मालूम किया कि लैम्बोर्डा अपने मातहत टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में जाकर कौन कौन से कोड वर्ड्स अदा करता है। इसके बाद मैंने फरहाद बनकर फ्रॉड करने वाले बीजी थर्मोल की रिहाइश गाह का पता और उसका मौजूदा हुलिया मालूम किया। फिर जब मातहत टेलीपैथी जानने वालों के पते मालूम करने लगा तो सिर्फ एक ख्याल ख्वानी करने वाले पास को रूट का पता मालूम हुआ। उसी वक्त अल्पा ने लैम्बोर्डा से कहा,
अच्छी बात है, मैं मेजर पर तनवीमी अमल करने जा रही हूँ, तुम फुर्सत मिलते ही मेरे पास आ जाना। मैं अल्पा से पहले ही लैम्बोडा के दिमाग से निकल आया। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं एक अल्पा को अपनी मामूला बनाकर जॉन लैम्बोडा और सुपर मास्टर के करीब पहुंच रहा था। ये दो बड़ी हस्तियां मुझसे अब छुप नहीं सकती थीं। उनके दो टेलीपैथी जानने वाले बीजी थर्मॉल और पास्को रूट की रिहाइश गाहों के पते मालूम हो गए। उन सब के कोड वर्ड्स भी याद कर लिए थे। अगर अल्पा और थोड़ी देर लैम्बोडा के दिमाग में रहती तो मैं उसके दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले फ्रेजर और सोनिया सानी की मौजूदा रिहाइश गाह के मुतल्लिक मालूम कर लेता। बहरहाल ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी। किसी दिन सानी और फ्रेजर तक भी पहुंच सकता था। मैंने रसवंती से राबता किया, फिर पूछा, कैसी हो? बहुत खुश हूँ। इस ईमान अफरोज़ इदारे में रहकर मेरी दुनिया ही बदल गई है। अली से राबता रखती हो? हाँ, 24 घंटों में एक बार ज़रूर उसके पास जाती हूँ। मेरा बच्चा बहुत मसरूफ़ रहने लगा है। अब वो बच्चा नहीं रहा, बच्चे के साथ तुम्हारी बहू है। पता नहीं बहू को कब देखूंगी। पामिला तुम्हें पसंद है? मेरे बेटे की पसंद है, मेरी पसंद है, लेकिन दिल की बात पूछूं तो सानी पर दिल अटका हुआ है। तुम्हारी होने वाली बहू ने टेलीपैथी सीख ली है। वो खुश होकर बोली, वाकई? हाँ, मगर उससे दिमागी राबता ना करना। फ़िलहाल वो हमें भूल चुकी है, दुश्मनों में दोस्त बनकर रहती है। खुदा ने चाहा तो फिर हमारी हो जाएगी। एक खुशखबरी सुनाऊं? खुशखबरी कभी पूछकर नहीं सुनाई जाती। मोहतरम बुजुर्ग अली असदुल्ला तबरेज़ी ने मुझे इजाज़त दे दी है। मैं अमली मैदान में आ रही हूँ। ये तो बड़ी खुशखबरी है। क्या मेरे पास आओगी? अभी नहीं। अली के पास जाओगी? बेटे और बहू के पास जाने को बहुत दिल मचलता है, लेकिन मोहतरम बुजुर्ग फरमाते हैं, मुसलमानों ने सदियों बाद रूसी हुक्मरानों से आज़ादी हासिल की है। न्यू आज़ाद जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के मुसलमान इस्लामी रियासत की पायदारी में मसरूफ़ हैं। ऐसे में उन पर आलमी सियासत के साए पड़ रहे हैं। वहाँ अमरीका दोस्ती के नाम पर अपना वही पुराना बदनाम सियासी खेल शुरू कर रहा है। ऐसे में हिदायत हैं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। ये बहुत ही खुशी की बात है। तुम अमली मैदान में आते ही एक नई इस्लामी रियासत के लिए अपनी खिदमात वक्फ कर रही हो। तुम वहाँ जाकर सूरत हाल का जायज़ा लो। अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। सोनिया के पास जाते हो? तुम्हें तो मालूम है कुछ पाबंदियाँ हैं। मैं सिर्फ फजर की आज़ान सुनाने जाता हूँ। वैसे यह पाबंदियाँ समझ में नहीं आती। दीन की तमाम बातें आसानी से समझ में नहीं आती। उन्हें समझने के लिए रूहानी इदराक लाजमी है। बाबा फरीद वास्ती मरहूम ने सोनिया और उससे होने वाली औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी में ही हिदायत दी थीं। उन हिदायत का रूहानियत से गहरा ताल्लुक़ है। ज़िंदगी रही तो होने वाले इस बच्चे से रूहानियत का ताल्लुक़ देखूंगा। फ़िलहाल मैं ये मालूम करने आया हूँ कि बाबा साहब के इदारे के वो जासूस जो वाशिंगटन में हैं, उनसे कैसे राबता किया जाए। मैं अभी बताती हूँ। उसने इदारे के मुतल्लिका ओहदेदार से मुलाकात की। वाशिंगटन DC का फ़ाइल निकाला। उस फ़ाइल में उन अफराद की हिस्ट्री और तस्वीर थीं जो इदारे से तालीम हासिल करके अमरीका के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। फिर वो एक शख्स की तस्वीर की आंखों में झांकती हुई उसके दिमाग में पहुंच गई। उसे मुखातिब करते हुए बोली, यूसुफ जायद, मैं आमना फरहाद यानी साबका रसवंती बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका ये इस्लामी नाम बहुत पसंद आया है। मेरे लायक कोई खिदमत? फरहाद तुमसे मुखातिब हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ। मैंने पूछा, रसवंती, मुझे क्यों ना बताया कि तुमने नाम तब्दील किया है? बताने के बाद भी रसवंती कह रहे हो। मैंने हंसते हुए कहा, आदतन ज़ुबान से वही नाम अदा हो गया। ये नाम मोहतरम अली असदुल्ला तबरेज़ी ने दिया है। कैसा है? आमना मुसलमानों के लिए नहायत मुक़द्दस और मोतबर नाम है। खुदा तुम्हें शादो आबाद रखे। मैं इसी नाम से पुकारूंगा। मैं उससे रुखसत होकर यूसुफ जायद के पास आया। उसे बीजी थर्मॉल के बंगले का पता बताकर कहा, यहाँ एक सियाफाम नौजवान रहता है। उसकी ऐसी निगरानी की जाए कि उसे शुबा ना हो। ये निगरानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन और 1 रात के लिए होगी। आप इस सिलसिले में और क्या चाहते हैं? वो सेहतमंद है। मैं उसे दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला करना चाहता हूँ। ये कोई मुश्किल नहीं। आप अखबार और टेलीविज़न के ज़रिए ये जानते होंगे कि अमेरिका में नस्ली फसादात फैल रहे हैं। गोरे कालों को कत्ल कर रहे हैं, काले गोरों को जहन्नम में पहुंचा रहे हैं। अगरचे ये फसादात अभी वाशिंगटन में शुरू नहीं हुए हैं, आप हुक्म दें तो कोई भी गोरा उस सियाफाम को ज़ख्मी करके दिमागी तौर पर कमज़ोर बना देगा और किसी को हम पर शुबा नहीं होगा। अमेरिका जो अब वाहिद सुपर पावर है जिससे कोई मुल्क जंग करने की जुर्रत नहीं करता, उसी मुल्क के अंदर स्याह और सफ़ेद फामों के दरमियान जंग जारी रहती है। इस जंग में बरसों से ना जाने कितनी माओं की गोद उजड़ चुकी है।
आग और खून की हौली किसी भी वक्त शुरू हो जाती है। औलाद से महरूम होने वाली माओं ने MOMS के नाम से एक अंजुमन बनाई है। इस अंजुमन की सदर ब्रेंडा जे मोहम्मद कहती हैं कि गुज़श्ता साल 25,000 बेटे सड़कों पर मारे गए। इन कत्ल किए जाने वालों में से 70% सियाह फार्म थे। पिछले दिनों 4 सफ़ेद फार्म पुलिस वालों ने रॉडनी किंग नामी एक सियाह फार्म को बुरी तरह ज़दोकोब किया। दुनिया भर के टेलीविज़न पर यह मंजर दिखाया गया कि 81 सेकंड में पुलिस वालों ने रॉडनी किंग को 56 बार बैद और ठोकरें मारी। अमरीकी अदालत से इस मजलूम सियाह फार्म को इंसाफ नहीं मिला तो पूरी सियाह फार्म कौम जंगल की आग की तरह भड़क गई। आज वहाँ जो कुछ भी हो रहा है मैं उस पर बहस नहीं करूँगा। अलबत्ता यूसुफ जायद ने यह बात छेड़ी तो ख्याल आया कि कव्वे ने हंस की चाल चली थी, अपने काले रंग पर सफ़ेद रंग चढ़ाया था। यहाँ बीजी थर्मॉल ने मुझसे छुपने के लिए अपने गोरे रंग पर काला रंग चढ़ा रखा था। कव्वे की तरह उसकी भी शामत आने वाली थी। यूसुफ जायद ने मेरी हिदायत के मुताबिक थर्मॉल के सामने वाले बंगले का फ़ोन नंबर मालूम किया, फिर राबता किया। दूसरी तरफ से एक खातून की आवाज़ सुनाई दी। मैं उसके अंदर पहुंच गया। वो अपने बंगले में अपने एक बेटे और बेटी के साथ रहती थी। मैं बारी बारी उन तीनों के दिमागों में जाता था और उनके ज़रिए थर्मॉल के बंगले पर नज़र रखता था। यूसुफ जायद वहाँ से 200 गज़ के फासले पर अपनी गाड़ी में था। शाम 6 बजे उस खातून के ज़रिए मैंने देखा एक सियाह फार्म दोशीज़ा थर्मॉल के बंगले के सामने एक गाड़ी में आई। वो हॉर्न बजाकर बंगले के मकीन को यानी थर्मॉल को बुला रही थी। मैं समझ गया कि वो जॉन लेम्बोडा की बेटी कैनोवाना ही हो सकती थी जो अपने महबूब से मिलने आई थी। मैंने यूसुफ जायद से कहा, एक सियाह फार्म लड़की कार लेकर आई है, यकीनन थर्मॉल उसके साथ कहीं जाएगा, अलर्ट रहो। मैंने खातून के दिल में तजस्सुस पैदा किया कि ये कौन लड़की सामने वाले से मिलने आई है, इसे अच्छी तरह देखना चाहिए। खातून अपने कमरे से दूरबीन ले आई और उसे आंखों से लगाकर देखा। मैंने उसे कार का नंबर पढ़ने पर मजबूर किया। उसी वक्त थर्मॉल आकर कार में बैठ रहा था। कैनोवाना कार स्टार्ट करके आगे बढ़ रही थी। मैंने यूसुफ को कार का रंग और नंबर बताते हुए कहा, कार तुम्हारी तरफ आ रही है। वो अपनी कार से उतरा और बॉनेट को खोलकर यूं झुक गया जैसे गाड़ी की कोई खराबी दूर कर रहा हो। ज़रा सी देर बाद कैनोवाना अपनी कार ड्राइव करती हुई उसके करीब से गुजर गई। यूसुफ जायद ने फ़ौरन बॉनेट को गिराया और स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठा, फिर कार स्टार्ट करके ताकुब में चल पड़ा। अमेरिका में वाशिंगटन की एक ज़बरदस्त सियासी अहमियत है, इसलिए हुकूमत ने गोरों और कालों के दरमियान अमन व अमान कायम रखने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए थे। यही वजह थी कि कैनोवाना और थर्मॉल आज़ादी से घूमने फिरने निकले थे। वो एक लंबी ड्राइव के बाद वाशिंगटन चैनल के किनारे से गुजरते हुए ईस्ट पोटामैक पार्क में आए। वहाँ दूर तक चेरी ब्लॉसम के सायादार दरख्त थे। यूसुफ जायद ने कहा, यहाँ ट्रेलर कैंप में ये दोनों कुछ खाने पीने जाएंगे। मैंने कहा, तुम भी वहाँ जाओ, वेटर और काउंटर गर्ल की आवाज़ मुझे सुनाओ। वो कार से उतरकर देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे की बाजू में बाजू डालते हंसते बोलते हुए एक मेज़ के अतराफ आकर बैठ गए। एक वेटर उनके पास आया। जब वो ऑर्डर लेकर जाने लगा तो यूसुफ जायद ने उसे रोक कर पूछा, क्या मेरी मेज़ पर भी तुम ऑर्डर लेते हो? नो सर, मैं दूसरे वेटर को भेजता हूँ। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर यूसुफ से कहा, शीशी जेब में रख दो। उसने वेटर की जेब में छोटी सी शीशी रख दी। पिछले कई दिनों से हर महाज पर यही तरीक़ाकार अपनाया जा रहा था। दिल्ली में पारस ने एला और कैप्टन रंजीत के साथ ऐसे ही तरीके को उलट दिया था। जोलान की पहाड़ी बस्ती में अली तैमूर ने अल्पा पर यही दाव आजमाया। अल्पा ने मेजर की खोपड़ी इसी तरह उल्टाई। अब मैं थर्मॉल के साथ यही सुलूक करने जा रहा था। दरअसल किसी के दिमाग में जगह बनाने का ये ऐसा नुस्खा था कि दूसरे दुश्मनों को शुबा नहीं होता था। अगर थर्मॉल को जख्मी किया जाता तो लेम्बोडा को शुबा हो जाता। मैंने वेटर के ज़रिए कॉफ़ी का वो कप थर्मॉल तक पहुंचाया जिसे पीने के बाद वो मेरा शिकार हो गया। मैंने कैनोवाना के सामने उसे कमज़ोरी जाहिर नहीं करने दी। उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा कर अपनी तरफ से उसके अंदर तवानाई को बरकरार रखा। फिर उसकी ज़ुबान से कहा, डार्लिंग, अभी मुझे खुफिया पैगाम मौसूल हुआ है, वापस चलो। वो उठकर वेटर को बिल अदा करने लगा। कैनोवाना ने कार की तरफ चलते हुए कहा, आज की रात तो हम साथ गुजारने वाले थे। ज़रूर गुजारेंगे। मैं सिर्फ 11 बजे तक मसरूफ़ रहूँगा। तुम ठीक 11 बजे मेरे बंगले पर चली आना। वो कार में वहाँ से रवाना हुए। मैंने उसके ज़रिए कैनोवाना से कह दिया कि बात ना करे, वो ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ है। इस तरह मैं उसकी कमज़ोरी को छुपाता रहा। वो उसे बंगले में छोड़कर चली गई। मैंने उसे गहरी नींद सुलाया और सलमान के पास जाकर कहा,
اپنی بیٹی ثانی کی فکر نہ کرو، وہ ہماری نظروں میں رہے گی۔ ہم ان کے ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو اپنے قابو میں کرتے رہیں گے تو ثانی دور ہونے کے باوجود ہمارے سائے میں رہے گی۔ میرے دماغ میں آؤ۔ وہ آیا۔ میں اسے یوسف زائد کے پاس لے آیا، پھر اسے بولا، اب سلمان تمہارے پاس رہے گا۔ لیمبوڈا کے ٹیلیپیتھی جاننے والے پاسکو روٹ کا پتہ اور فون نمبر نوٹ کر کے سلمان کے ساتھ مل کر پاسکو روٹ کو بھی تھرمال کی طرح ٹریپ کرو۔ پھر سلمان، تم اسے اپنا معمول اور تابعدار بناؤ گے۔ بہت ہوشیاری اور احتیاط سے کام کرنا۔ جان لیمبوڈا کے منہ سے لقمہ چھیننا آسان نہیں ہوگا۔ میں انہیں ہدایات دے کر تھرمال کے پاس آیا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے اس کے خوابیدہ دماغ میں کہا، ہیلو تھرمال، میری آواز پہچان رہے ہو؟ ہاں، یہ فرحاد علی تیمور کی آواز ہے۔ اس آواز کو کیسے پہچانتے ہو؟ مجھے ٹرانسفارمر مشین سے گزارنے سے پہلے فرحاد بنانے کی بھرپور ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس کی آواز اور لہجے کی پریکٹس کرائی گئی تھی۔ پھر تم نے فرمونا جیسی معصوم اور مظلوم لڑکی کو فرحاد بن کر پریشان کیا اور یہ ظاہر کرنا چاہا کہ فرحاد انسان نہیں شیطان ہے۔ ہاں، میں نے سوچا اس طرح فرحاد اپنی بدنامی سے بری طرح مشتعل ہو کر میرے مقابلے پر ظاہر ہو جائے گا۔ تمہیں کامیابی ہوئی؟ ہاں، میری حکمت عملی سے فرحاد 2 بار ظاہر ہوا۔ پہلی بار پشاور کے ایک ریسٹ ہاؤس میں چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا، لیکن وہ بچ نکلا۔ دوسری بار وہ سرفراز خان بن کر فرمونا سے عشق کرنے آیا تھا۔ اس بار بھی میرے آدمیوں نے اسے اچھی طرح گھیر لیا تھا۔ یہ سبھی دشمن مانتے ہیں کہ وہ بہت ہی ماہر جنگ باز ہے، اپنی حاضر دماغی سے جنگ کا نقشہ پلٹ دیتا ہے۔ فرحاد اب کہاں ہے؟ میں نے کہا نا، وہ جنگ کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ پہلے میں اس کے پیچھے تھا، اب وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ پتہ نہیں اسے میرا ٹھکانہ کیسے معلوم ہو گیا تھا۔ میں بڑی مشکلوں سے چھپ کر یہاں آیا ہوں۔ وہ یہاں بھی آئے گا تو کیا کرو گے؟ یہی تو سوچ کر ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ بس ایک لیمبوڈا کا سہارا ہے، وہی میری مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ لیمبوڈا سے تمہاری ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ وہ مجھ سے اس وقت ملتا تھا جب میں نے ٹیلیپیتھی نہیں سیکھی تھی۔ میں اس کا شاگرد تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے اس کی بیٹی کا دیوانہ عاشق بن چکا ہوں۔ کیا اس کی بیٹی سے عشق نہیں کرتے ہو؟ فی الحال تو کر رہا ہوں۔ جب تک لیمبوڈا کی سرپرستی رہے گی، میں گورا ہو کر بھی اس کالی کو برداشت کرتا رہوں گا۔ میں نے اس پر عمل کیا، اسے اپنا معمول بنایا، پھر اسے 11 بجے تک سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ 11 بجے کینوینا اس کے پاس آنے والی تھی، اس لیے میں نے صبح تک کے لیے تھرمال کو ڈھیل دے دی۔ میں نے پارس کی داستان وہاں چھوڑی تھی جب وہ رمنا کو ایک ہوٹل میں چھوڑ کر ایلا اور کیپٹن رنجیت سے نمٹنے گیا تھا، پھر دونوں کو خوب الجھاتے ہوئے بے نقاب کر چکا تھا۔ را تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار پارس سے بہت خوش تھے، اس کی ذہانت اور صلاحیتوں کے گن گا رہے تھے۔ اس نے ایلا جیسی غیر ملکی ایجنٹ کے ساتھ آستین کے سانپ کیپٹن رنجیت کو بھی ثبوت کے ساتھ گرفتار کرایا تھا۔ تنظیم کے عہدیداروں نے پارس سے ملاقات کی، اسے ایک پرائیویٹ بنگلے میں بلایا، پھر بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک نے کہا، ہماری تنظیم کے اندر چھپے ہوئے غدار کو ڈھونڈ نکالنا بہت مشکل تھا، پھر ہم کیپٹن رنجیت پر کبھی شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ تم نے اس کے خلاف ثبوت پیش کر کے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اب ہمیں کسی عہدیدار پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے عہدیدار نے کہا، ہم نے سوچا تھا تمہیں پوری طرح ٹریننگ دے کر پاکستان واپس بھیج دیں گے، وہاں تم ہمارے لیے جاسوسی کرو گے، لیکن یہاں تو ہمارے ہی اندر چور چھپے بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے اندر کے چوروں کو پکڑنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ تیسرے نے کہا، تم نے تو کمال کر دیا ہے، ٹریننگ سینٹر سے پاس ہونے اور تنظیم میں کوئی چھوٹا سا عہدہ حاصل کرنے کے لیے 2 سال لگتے ہیں، تم نے تو 2 ہی دنوں میں ایسے ایسے کمالات دکھائے ہیں کہ ٹریننگ سینٹر کے تمام امتحانات تمہارے سامنے بچگانہ لگ رہے ہیں۔ دیش پانڈے نے مسکرا کر کہا، کچھ میری بھی تو تعریفیں کرو، پاکستان سے کیسا ہیرا چن کر لایا ہوں۔ ایک نے کہا، ہاں بھائی، تمہارا جواب نہیں ہے، تم قیامت کی نظر رکھتے ہو اور ہمیشہ قابل لوگوں کا انتخاب کرتے ہو۔ دیش پانڈے نے کہا، اینجلا، ایلا، شیو چرن اور کیپٹن رنجیت کے بے نقاب ہونے کے بعد ہم نے انہیں گرفتار کیا ہے، ان پر مقدمہ چلے گا، لیکن یہودی تنظیم موساد کے خلاف فوری کارروائی کی ضرورت ہے، ورنہ یہ لوگ ہمارے اندر سرنگ بناتے رہیں گے۔ ہم نے حکم جاری کیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے بعد یہاں موساد کا نہ دفتر رہے اور نہ ہی اس کا کوئی جاسوس نظر آئے، اگر کوئی نظر آئے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، گرفتار ہونے والا مزاحمت کرے گا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ یہ پارس کا ایک کارنامہ تھا کہ وہ یہودی تنظیم کو وہاں سے اکھاڑ رہا تھا، اگرچہ وہ یہودی بھارت میں تھے لیکن وہاں سے پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ بھارتی حکومت خوش تھی کہ وہ لوگ بھارت کے سائے میں رہ کر
पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पारस ने साबित कर दिया कि यहूदी अपने बाप के भी नहीं होते, भारत की जड़ों में बैठकर भारत की ही जड़ें काट रहे थे। एक आला ओहदेदार ने पारस से कहा, हमाद, तुम भारत में ही रहोगे, हमारे अंदर छुपे हुए गद्दारों को तलाश करोगे। यहूदी तंजीम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बाहर से दूसरे यहूदी दूसरे रूप में आएंगे। तुम ऐसे लोगों को बेनकाब करोगे। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।